दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 17 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी एक बार फिर से शपथ लेंगे। उनके साथ ही कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी कल देर शाम सामने आती है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से सीएम का चेहरा फाइनल करने के लिए और मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायकों का नाम होगा, इसके लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की नियुक्ति हुई है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नियुक्ति क्यों की गई है। इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा गेम प्लान है। क्या है वो गेम प्लान, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहें। आपने शायद ही सुना होगा कि अमित शाह को किसी राज्य में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया हो। हरियाणा में ही क्यों अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, इस नियुक्ति ने कई सवालों को जन्म दिया है। पहला और साधारण सा सवाल तो ये है कि क्या नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी, इसलिए इस सवाल में कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ, कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और जहां तक संख्या की बात है तो ये संख्या 10 से 12 हो सकती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित कुल 14 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अब थोड़ा सा कठिन सवाल ये कि क्या अनिल विज को मंत्री बनाया जाएगा। इस सवाल के जवाब पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति के पीछे एक पहला कारण इस सवाल का जवाब ही है। देखिए, वरिष्ठता के आधार पर अनिल विज बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं जो आधा दर्जन से ज्यादा बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनके जितना बड़ा चेहरा इस वक्त हरियाणा बीजेपी में कोई नहीं है। अगर वरिष्ठता को देखें तो अनिल विज मंत्री आसानी से बन सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था पहली बार, तब अनिल विज को भी मंत्री बनाए जाने की तैयारी थी। लेकिन उनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। और इस बार भी इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि अनिल विज खुद मंत्री नहीं बनना चाहेंगे। उनके लिए एक रास्ता बचता है, वह स्पीकर का पद। लेकिन जिस तरीके की उनकी शैली है, उस शैली को देखते हुए वो स्पीकर पद के लिए भी उपयुक्त चेहरा नज़र नहीं आते हैं, सटीक चेहरा नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि स्पीकर के लिए एक बैलेंस व्यक्तित्व की ज़रूरत है, जबकि अनिल विज बेबाक अंदाज नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद भी उन्हें मिलने की संभावना बहुत कम है। अब जो सबसे ज्यादा संभावना है वो ये है कि अनिल विज को हरियाणा सरकार के मेंटोर के तौर पर अगले कुछ समय के लिए रखा जाएगा और उनका मार्गदर्शन हरियाणा के सीएम के साथ साथ बीजेपी विधायक दल को मिलता रहेगा। जब सरकार पूरी तरह से सेटल हो जाएगी तो उसके बाद अनिल विज को या तो राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बीजेपी बना सकती है। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। और वैसे भी कृष्णलाल पंवार के विधायक बनने के बाद एक राज्यसभा सीट हरियाणा से खाली होगी। उस सीट पर अनिल विज को चुनाव लड़ाया जा सकता है, राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है। हालांकि उनकी ज्यादा संभावना राज्यपाल की नजर आती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति का दूसरा अहम कारण है राव इंद्रजीत की महत्वाकांक्षाएं। वो किसी से छिपी नहीं है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि अहिरवाल ने बीजेपी का बहुत साथ दिया है, इसलिए इस इलाके की चौधर आनी ही चाहिए। बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद ये चर्चाएं हो चली थीं कि राव इंद्रजीत कुछ विधायकों को साथ लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस तरह के सभी अटकलों पर राव इंद्रजीत ने सोशल मीडिया के जरिए दिए एक स्टेटमेंट से विराम लगा दिया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना सीधा स्टेटमेंट राव इंद्रजीत ने दिया है। जब लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों का वितरण हो रहा था, तब राव इंद्रजीत ने अपने लोगों को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की थी और उसका परिणाम भी देखने को मिला था। अब अहिरवाल में जिन लोगों को राव इंद्रजीत ने टिकट दिलाया है वो सभी चुनाव जीत चुके हैं और उन सभी नेताओं की राव इंद्रजीत में आस्था भी है। राव साहब का प्रयास होगा कि उनकी बेटी आरती राव और उनके समर्थक विधायकों में से ही अहिरवाल क्षेत्र से कुछ मंत्री बनाए जाएं। टिकट आवंटन में तो राव इंद्रजीत का दबाव काम कर गया था, लेकिन अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और ऐसी स्थिति में राव इंद्रजीत का कोई दबाव बीजेपी हाईकमान पर दिखाई देगा, ऐसा संभव नजर नहीं आता।
यादव बेल्ट से 2 या 3 मंत्री बनाए जाएंगे और फिलहाल तो सिर्फ 2 ही लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में एक नाम राव नरवीर का फाइनल माना जा रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और दूसरा नाम जो ताज़ा चर्चाओं में सामने आ रहा है वो है महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव का, जो आरएसएस की पहली पसंद है और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राव दान सिंह को हराया है। ऐसे हाल में राव इंद्रजीत के किसी समर्थक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावनाएं फिलहाल कम दिखाई देती हैं। और चर्चा तो इस बात की चल रही थी कि आरती राव डिप्टी सीएम बन सकती हैं, लेकिन उनके मंत्री बनने की संभावना भी फिलहाल दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में राव इंद्रजीत और उनके समर्थक विधायकों में नाराजगी देखने को मिल सकती है। इस नाराजगी को मैनेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूदगी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वैसे भी बीजेपी की मंत्रिमंडल की सूची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए राव इंद्रजीत के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। लेकिन राव साहब को मैनेज करने के लिए उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाकर उनके कद और गरिमा का ख्याल रखा जा सकता है, ताकि उन्हें उचित मान सम्मान मिल सके। तीसरा और बड़ा कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति का ये है कि नायब सिंह सैनी का राजनीतिक अनुभव और सफर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए उनके मंत्रिमंडल में उनसे ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं को नियुक्ति कम से कम मिलेगी। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में युवा शक्ति, महिला सम्मान और दलित ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है और दलित ब्राह्मण में से डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनमें मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, राव नरवीर सिंह, कंवर सिंह यादव, कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा, कृष्णा गहलावत, श्रुति चौधरी और आरती राव में से कोई एक। इनके अलावा एक मंत्री करनाल केस से आएगा और एक मंत्री यमुनानगर पंचकुला बेल्ट से होगा। ऐसी स्थिति में जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, उनकी भाव भंगिमा को आंकने के लिए, जांचने के लिए और परखने के लिए अमित शाह की मौजूदगी बहुत जरूरी है। यादव बेल्ट को साधने के लिए मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है, ताकि हरियाणा के यादव समाज के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में होने वाले उपचुनाव और चुनाव के लिए वहां के यादव समाज को भी साधा जाए। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नाम से अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो उसे हाथों हाथ मैनेज करने के लिए अमित शाह का हरियाणा में उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी जाति समाज के विधायक की नाराजगी बनी रहे। मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ मंत्रियों के नाम पर भी विधायक दल की बैठक में मोहर लग जाएगी और उसके बाद मंत्रियों की संभावित सूची में जो नाम चल रहे हैं, अगर वो नाम उसमें नहीं रहे तो उन सबको अमित शाह अपने अंदाज में सेटल करके जाएंगे। तरीका कोई भी हो, सेटल सबको करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि राजनीति में सभी तरीके जायज़ हैं। जो तरीका अमित शाह को ठीक लगेगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अमित शाह के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति का यही मुख्य कारण है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और बात ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।